हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं अपनी न्यू सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वो आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सर धंसकर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-11 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती, केवल खाने व चाय के लिए निकलती। सुबह शाम उसके भतीजी भतीजे डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी ऋषभ ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुई जा रही थी, इसलिए विवश होकर मैं ऊपर पहुंच गई, जहां रिया अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटरगू में मेरे तीखे स्वर चाय पीनी है ने विघन डाल दिया। रिया वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे पड़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। माँ कहाँ है मेरी चाय? नीचे आकर ऋषभ ने पूछा। देख ऋषभ, अब तो बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसर फुसर करते रहते हो? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं? माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत सी हो गई है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरी भक्ति में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी रिया से नज़दीकियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋषभ के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिया के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन पकोड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिए हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर पर आ धमकी। उसे देख मैंने कहा, सूट तो बड़ा सुंदर है। इसे दिखाने आई है या पकोड़े देने आई है? कुछ भी समझिए आंटी जी। वैसे कैसी लग रही हूँ? ठीक है, मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतानों में ऋषभ इकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सबने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही ऋषभ ने रिया से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाला ऋषभ की अकेली विवाहित बहन रागिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़ ले जाने तक की धमकी दे डाली, पर ऋषभ प्रभावहीन रहा। बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिया से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी। सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा। हमारी जाति भी एक है, धनी परिवार है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। मैंने जैसे बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चढ़ी, नखरेल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है। वे भैया, आपको मम्मी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रहे मम्मी की चमची, बात चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी, मैंने कोई विरोध किया था? रागिनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ऋषभ के पापा बोले, ऋषभ की शादी रिया के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहती हो क्या तुम लोग? ये सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाए में 5 तोले का हार दिया। लेकिन ये देखकर मेरा मुंह उतर गया कि रिया के माता पिता ने
दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया था। रिया की व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थी, पर हर पारंपरिक साज जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती है। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षाएं पाले बैठी थी, पर ऋषभ के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई भी मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल रिया बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वे आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय पीने के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजी भतीजे डिब्बा लाए हाजिर रहते हैं। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है, दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुप जाती। जिस दिन ऋषभ रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइए, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौट कर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है, मैंने कह तो दिया। लेकिन मन ही मन असमंजस में थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ रिया लौट कर आए। काफ़ी गिफ्ट्स में भी मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिया शाम को ही मैके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतज़ाम मैं कर दूंगी, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छोकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रहती, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियाँ भेजी हैं, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी। अब छोड़ो ये सब। लेकिन रिया ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहता। कभी कभी तो वह कचौड़ी हलवा पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर छत से डिब्बा पुण्य देने के लिए अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। ऋषभ की शेजो मिल रही थी उसे। नई नवेली अर्धांगिनी के 100 खून माफ होते हैं, लेकिन असली गलती रिया की माँ की रही थी। सो एक दिन बिना पूछ सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखी। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिया को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या ये उचित है? अरे बच्ची है, कुछ उसे पसंद है, घर में बनता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर की समर्पित ना होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ ले आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वह घर की छोटी है, इसीलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में ज़रूरी है, वरना उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। रिया ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी ऋषभ के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया भोजन
मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती, शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो ज़रूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जियां, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाएगी। पापा ठीक कहती हैं माँ, ऋषभ बोलता। रिया उनकी कृतज्ञ रहती और मुझसे कुपित राहत में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद नहीं आएगी। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई और सजावट, मेहरी के पीछे पीछे घूमना। मैं चाहकर भी उससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि रिया मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध स्वरूप कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि रिया कुछ करे, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। सुबह सुबह शाम टिफ़िन आने लगी। वह टिफ़िन लेकर स्कूल जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पीकर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज़्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि रिया ऋषभ के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और जहाँ से ऋषभ का बैंक पास पड़ता हो। मैं ये बातें सुनकर सन्न रह गई। ऋषभ से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं रिया की योजना अनुसार तो नहीं चलूँगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है, 2-4 दिन जाकर रह सकते हैं। ऋषभ से बात करके कुछ तसल्ली हुई। छत पर कपड़े सुखाते रिया की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुमे। रिया की मेरे प्रति बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी, सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे रिया खोई खोई सी लगती। इसके बाद उसका चहकना, उछलना कूदना, उधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती थी। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफ़िन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफ़िन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मेरी मदद करती, परोसती बटोरती, शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती, चाय पीकर स्कूल का काम करती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पाँव लौट आती। मैं मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा ज़रूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह तकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, रिया आज की सब्ज़ी अच्छी बनी है, तो वह खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने रिया के स्कूल जाने पर ऋषभ को पकड़ा। मामला क्या है ऋषभ? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? मैं उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब तो सीधे शब्द में बता। बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिया कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो, जो मैं यहाँ मरती रहूँ? रिया की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वो बहुत परेशान है। रिया ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह ये सब सोचकर हलकान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओह, ये बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ किया यहाँ था, वह सब कुछ अजीब उसकी भाभी ने किया, तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। रिया स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वह सारी बातें अब सब मुझसे बताने लगी। तो मैंने उससे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं।
भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा मानती थी, इसीलिए तो मैं भी सब मायके से जुड़ी थी। अब न जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबसे न निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई और मेरे मेरे मन भीग गया। लगा रागनी मेरे गले लगकर खड़ी है। मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपना कर्तव्य को निर्वाह नहीं किया। ये नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ वैसे ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह है कि जब मैं पति पुत्र बहू के साथ आनंद जीवन यापन कर रही थी, एक आध महीने बाद सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलापूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, रिया की भाभी ने कहा। लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गिरह गले का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्वों का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। स्वयं को संभालकर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी मैं किस प्रकार तुम्हारे धन्यवाद दूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी रिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जानने पर कुछ न होगा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी कि जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है, उसमें ठहराव नहीं आता। किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पेट्रोल पर सर पर दौड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं लगती है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तब के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।